दोस्तों यदि आप इंडिया के अंदर किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में काफी डिटेल में हम एक्सप्लेन करेंगे कि इंडिया के अंदर किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब में सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होता है। आपको पता है ना कि SC ST OBC है ना, PH कैटेगरी, एक्स सर्विसमैन एटसेट्रा अलग अलग कैटेगरी होती है ना। इनमें किस प्रकार से रिजर्वेशन लागू होता है, इस रिजर्वेशन का आपकी जो फाइनल कट ऑफ आती है, मतलब जो रिजल्ट आपका आता है वहां पर क्या इफेक्ट होता है। आपको यह भी पता है कि किसी कैटेगरी के कट ऑफ काफी ज्यादा चली जाती है, किसी कैटेगरी के कट ऑफ बहुत कम रह जाती है, किस प्रकार से बैकलॉग की सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब बैकलॉग की सीटें बनती है। A to Z इस वीडियो में सब कुछ मैं क्लियर करने वाला हूं। देखो यहां पर इंडिया के अंदर जो रिजर्वेशन है वो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल होता है। तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या है, सब कुछ यहां पर मैं आपको एक एक चीज समझाने वाला हूं। देखो ये वीडियो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इसको 100% पूरा का पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, एक एक शब्द जरूर यहां पर सुनना, और मैं तो कहूंगा कि आप इसके नोट्स बना लेना ताकि आपको बेनिफिट हो और आपके दोस्तों तक भी इसको जरूर शेयर करना ताकि उसको भी इसका बेनिफिट हो सके। अब चलिए यहां पर शुरुआत करते हैं। भाई देखो इंडिया के अंदर रिजर्वेशन की बात करें तो दो तरह का रिजर्वेशन है, वर्टिकल है एंड हॉरिजॉन्टल है। अब देखो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल की बात करें तो कैटेगरी इस तरह से होती है, जैसे वर्टिकल रिजर्वेशन में OBC, EWS, MBS, SC ST इस तरह से कैटेगरी होती है ना। अब इसी तरह से हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन होता है उनमें एक स्पेसिफिक कैटेगरी होती है, जैसे PH होती है, एक्स सर्विसमैन, स्पोर्ट्स, आर्मी, है ना, ये स्पेसिफिक कैटेगरी होती है। अब एक्चुअली होता क्या है, देखो आपने किसी भी गवर्नमेंट जॉब में अगर फॉर्म भरा हो या फिर नहीं भी भरा हो तो आपने सुना होगा है ना कि कोई OBC कैटेगरी का स्टूडेंट है लेकिन उसके बहुत ही ज्यादा नंबर आ जाते हैं तो फिर कहते हैं कि उसका सिलेक्शन तो जर्नल से हुआ, इसने तो जर्नल क्वालिफाई कर लिया। इसी तरह कोई SC का कैंडिडेट है लेकिन उसके भी बहुत ज्यादा नंबर आ जाता है किसी कैंडिडेट के, तो सुना होगा कि भाई मैंने तो जर्नल क्वालिफाई किया है। तो यहां पर एक्चुअली क्या होता है कि नीचे की ये किसी भी कैटेगरी के किसी स्टूडेंट के अगर बहुत ही ज्यादा नंबर आ जाता है, वो जर्नल के कट ऑफ को क्वालिफाई कर जाता है, तो उसका सिलेक्शन अपनी कैटेगरी में नहीं माना जाता बल्कि उसका सिलेक्शन अनरिजर्व्ड कैटेगरी में माना जाता है, मतलब वो जर्नल की सीट खा जाता है। और ऐसे केस में उसकी कैटेगरी की सीट ऑटोमेटिक बची रहती, मतलब वहां पर अब दूसरा स्टूडेंट आ सकता है। जैसे मान लो कि 20 सीटें सपोज करो SC की, अब एक स्टूडेंट ऐसा है जिसके बहुत ज्यादा नंबर आ जाता है तो वो जर्नल में चला गया। अब वो स्टूडेंट चाहे SC का है लेकिन वो जर्नल की सीट खा गया और SC की वापस 20 के 20 सीटें यहाँ पर बची रह गई। कुल मिलाकर अगर किसी भी कैटेगरी की स्टूडेंट के बहुत ज्यादा नंबर आ जाता है तो वो फिर अनरिजर्व्ड में चला जाता है, यहाँ पर स्टूडेंट जंप कर सकते हैं, इसीलिए इसको अपन बोलते हैं वर्टिकल रिजर्वेशन। लेकिन जब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर सीटें फिक्स होती है। जैसे मान लो कि PH की सपोज करो किसी वैकेंसी में 4 सीटें, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ 4 सीटें, तो PH कैटेगरी से कितने भी स्टूडेंट फॉर्म भरे, उनके कितने भी नंबर क्यों ना आ जाए, PH कैटेगरी से 4 ही स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा, 5 का नहीं होगा। भाई यहाँ तो क्या हो गया, अगर किसी के ज्यादा नंबर आ गया तो उसको जर्नल में काउंट कर लेते हैं, क्लियर है ना। लेकिन यहां पर कितने भी नंबर आ जाए, अगर PH से फॉर्म भरा है तो PH कैटेगरी के 4 ही स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा, ज्यादा का नहीं होगा। मतलब यहां पर स्टूडेंट जर्नल में नहीं जंप कर सकते, जिस कैटेगरी में वो उसी कैटेगरी में रहेगा, इसलिए इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, इसको बोलते हैं वर्टिकल रिजर्वेशन। अब एक बात समझने का प्रयास करना, देखो जो वर्टिकल रिजर्वेशन होता है वो बेसिकली पॉपुलेशन और इकोनॉमिक कंडीशंस के बेसिस पर दिया जाता है। देखो आपको पता होगा कि EWS कैटेगरी के अंदर कौन आता है, EWS कैटेगरी के अंदर वो स्टूडेंट आते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर है, वो EWS हो गया, मतलब आर्थिक मतलब इकोनॉमिक कंडीशन के बेसिस पर। इसी तरह जैसे OBC, SC ST वगैरह देखोगे तो यहाँ पर पॉपुलेशन के बेसिस पर दिया गया है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन OBC के तो रिजर्वेशन ज्यादा होगा, SC ST की कम पॉपुलेशन है, रिजर्वेशन यहाँ पर कम होगा। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर रिजर्वेशन किस प्रकार से दिया जाता है। जबकि अगर मैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात करूं तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जॉब स्पेसिफिक होता है, कहने का मतलब है किसी जॉब में ये किसी भी प्रकार से वेरी कर सकता है। जैसे समझ लो अगर मान लो कोई आर्मी की वैकेंसी निकले तो आर्मी की वैकेंसी के अंदर PH को कंसिडर नहीं किया जाएगा, आर्मी की वैकेंसी में PH को कंसिडर नहीं किया जाएगा, तो कहने का मतलब वहां पर
फिजिकल हैंडीकैप्ड का कोई रिजर्वेशन नहीं रहेगा। लेकिन वही मान लो स्कूल लेक्चर की पोस्ट निकली, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड की पोस्ट निकली है, तो वहां पर पीएच की सीटें अलग से रिजर्व हो जाएगी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर फिक्स नहीं होता, ये अलग अलग वैकेंसी में अलग अलग हो सकता है। एक बात और समझना कि जो वर्टिकल रिजर्वेशन होता है इसकी अगर बात करें तो ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग हो सकता है। जैसे राजस्थान की बात करें तो SC ST OBC का अलग रिजर्वेशन हो सकता है, MP में अलग हो सकता है, गुजरात में अलग हो सकता है, डिफरेंट स्टेट में अलग हो सकता है, सेंटर की वैकेंसी में अलग हो सकता है, स्टेट की वैकेंसी में अलग हो सकता है। कुल मिलाकर सेंट्रल लेवल की वैकेंसी में भी चेंज होगा, स्टेट लेवल की वैकेंसी में चेंज होगा, स्टेट सेंटर में अलग अलग हो सकता है, अलग अलग स्टेट में भी अलग अलग हो सकता है। ठीक है, और ये तो जॉब पे डिपेंड करता है कि किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली। आई थिंक मेरे हिसाब से यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। बाकी आगे एग्जाम्पल के थ्रू बहुत अच्छे से अपन समझने वाले हैं। अब देखो यहाँ पर टाइप्स ऑफ रिजर्वेशन की बात करें तो फुल फॉर्म दे रखे, आप देख लेना इसको। इसी तरह से आप पीएच कैटेगरी के जो डिफरेंट केस होते हैं उनकी फुल फॉर्म दे रखे, आप देख लेना इसको। अब देखो रिजर्वेशन की मैंने आपको बताया था, जैसे अगर बात करें वर्टिकल रिजर्वेशन तो राजस्थान में आप देख सकते हो कि ओबीसी का 21% रिजर्वेशन है, एससी का 16% है, एसटी का 12% है, ईडब्ल्यूएस का 10% है, एमबीसी का 5% है, और बाकी बची हुई जो सीटें है 36% वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है। अनरिजर्व्ड मतलब इनमें से भी कोई इसमें जा सकता है, मतलब ये रिजर्व्ड नहीं है कुल मिलाकर। लेकिन यही रिजर्वेशन एमपी के अंदर चेंज हो गया, आप देख सकते हो। सेंट्रल की वैकेंसी जैसे एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस की बात करें तो यह रिजर्वेशन यहाँ पर फिर चेंज हो गया। तो कुल मिलाकर समझ में आ गया होगा कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग रिजर्वेशन हो सकता है, सेंटर की वैकेंसी में स्टेट से डिफरेंट हो सकता है। आई थिंक अब कोई डाउट आपके नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर जो रिजर्वेशन है ये, इसको मैं देखो मैंने आपको बताया कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग हो सकता है, सेंट्रल की जॉब में अलग हो सकता है, लेकिन मैं यहां पर एक स्पेसिफिक राजस्थान का एग्जांपल लेकर इसको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, फिर कट ऑफ पर कैसे इफेक्ट पड़ता है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। स्पेशली राजस्थान का एग्जांपल लेकर बताऊंगा। अब देखो राजस्थान के एग्जांपल के थ्रू मैं एक कॉन्सेप्ट आपको समझा दूंगा, फिर आप जिस भी स्टेट के हो वहां पर देख लेना किसके लिए कितना रिजर्वेशन है, उसके अकॉर्डिंग उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करोगे तो सब कुछ आपके समझ में आ जाएगा। उसी कॉन्सेप्ट को सेंट्रल की जॉब पर अप्लाई करोगे तो सब कुछ आपके समझ में आ जाएगा। मैं एग्जांपल ले रहा हूं राजस्थान का, अब आप ध्यान से समझना भाई, ठीक है। जैसे राजस्थान की बात करें तो वर्टिकल रिजर्वेशन यहाँ पर इस तरह से डिवाइड किया गया है, आप देख सकते हो। ये सारी बात मैंने भी आपको बताई है, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया है कि अगर मान लो किसी भी SC ST है ना ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट के अगर ज्यादा नंबर आते हैं तो कहां पर जंप कर जाता है, अनरिजर्व्ड में। इसीलिए नीचे की कैटेगरी का स्टूडेंट ऊपर चला जाता है यहाँ पर ज्यादा नंबर आने पर, इसीलिए इसको बोला है वर्टिकल, क्योंकि यहाँ पर एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में स्टूडेंट शिफ्ट हो रहा है, इसलिए ये वर्टिकल रिजर्वेशन है। अब इसको समझते हैं अपन एक वैकेंसी का एग्जांपल लेकर। देखो आप किसी भी वैकेंसी पर अप्लाई कर सकते हो, कॉन्सेप्ट सब कुछ सेम है। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ स्पेशली, जैसे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2022 की वैकेंसी का मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2022 में अगर केमिस्ट्री की सीटें देखोगे तो आप 122 है। देखो यहाँ पर आप अलग अलग सब्जेक्ट पर अप्लाई करके देखो, अलग अलग वैकेंसी पर अप्लाई करके देखो, कॉन्सेप्ट सेम है। मैंने एग्जाम्पल के लिए जस्ट एक केमिस्ट्री सब्जेक्ट ले आए, बाकी आप अपना सब्जेक्ट जो भी उसके अकॉर्डिंग इसको अप्लाई करके देखना। अब जैसे देखो आप केमिस्ट्री के टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 122 है भाई, कितनी 2022 में 122 पोस्ट थी, 2022 के अंदर 122 पोस्ट थी। अब ये जो 122 पोस्ट थी उनमें जनरल की 43 पोस्ट थी। जनरल की 43 कैसे आई, देखो जनरल में देखो आप 31 8 + 3 + 1 है, इन सभी का सम करो 43 आ जाएगी। इसी तरह ईडब्ल्यूएस SC ST OBC MBC सब में आप सम कर करके देख सकते हो, यहाँ पर सभी की सीट आ जाएगी और इन सभी का सम करोगे तो फिर 122 आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी थी, 122 थी केमिस्ट्री की 2022 के अंदर। अच्छा यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जैसे पीएच का दे रखा है, जैसे यहाँ पर देखो एक सीट है, इसी तरह यहाँ पर एक सीट है, यहाँ पर 2 सीट है ना। इसी तरह एक सर्विसमैन की 13 सीट है, जिनमें से 7 सीट बैकलॉग की। बैकलॉग की सीटों का मतलब क्या है कि पिछली जो वैकेंसी आई होगी उसमें एक सर्विसमैन की यहाँ पर सीटें कंप्लीट नहीं भरी हुई होगी, जो सीटें खाली हो गई पहले खाली रह गई उनको बैकलॉग मान लिया जाता है। तो बैकलॉग की सीट मिलाकर अभी यहाँ पर 13 सीट बता रखी है 2022 की। आई थिंक बैकलॉग का मतलब भी आपके समझ में आ गया होगा। अब एक बात समझना कि यहाँ पर जो 122 सीट होती है ना, ये इन 122 सीट में ये इंक्लूडिंग होती है, मतलब ये ऐसा नहीं कि 122 ये है फिर प्लस 13 करोगे प्लस यहाँ पर जो दे रखी उनको करोगे, इनको जोड़कर फिर 122 से ज्यादा हो जाएगी, नहीं होगी भाई।
टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 122 ही है, मतलब इन सब का सम करोगे तब भी 122 होगी। इसका सीधा सीधा मतलब है कि यहाँ पर जो सीटें आपको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में दी हुई होती है वो एक्चुअली इन्हीं कैटेगरी में से कोई ना कोई सीटें होती है। करने का सीधा सीधा मतलब है जैसे कोई पीएच का स्टूडेंट है तो वो हो सकता है किसी भी कैटेगरी हो सकता है, जनरल कैंडिडेट भी पीएच हो सकता है ना, ईडब्ल्यूएस भी पीएच हो सकता है, एससी वाला भी पीएच हो सकता है, इसी तरह एक्स सर्विसमैन भी किसी भी कैटेगरी का हो सकता है। करने का सीधा सीधा मतलब है कि ये जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की सीटें होती है वो वर्टिकल के अंदर ही रहती है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रिजर्वेशन इन रिजर्वेशन होता है, वर्टिकल रिजर्वेशन उसके अंदर रिजर्वेशन होता है हॉरिजॉन्टल। आई थिंक अब आपके समझ में आ गया होगा। अब देखो यहां पर अपन एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। जैसे यहाँ पर आपको पता है कि 2022 में केमिस्ट्री के टोटल पोस्ट कितनी 122, उनमें से अनरिजर्व्ड की 43 सीटें, अनरिजर्व्ड कितनी 43 सीटें, 43 कैसे है, इन सभी का सम कर लो 43 आ जाएगी। इसी तरह जैसे ओबीसी का सम करोगे तो यहाँ पर 26 आ जाएगी, ओबीसी का सम करोगे तो कितने आ जाएगी 26 आ जाएगी। इसी तरह से अलग अलग कैटेगरी में आप सम करके लिखोगे तो यहाँ पर ये सीटें आपको दिखाई देगी। अब मैंने आपको बताया था कि राजस्थान में ईडब्ल्यूएस का आरक्षण कितना है 10%, 122 का 10% निकालो लगभग 12 आएगा। एससी का रिजर्वेशन कितना है 16%, 122 का लगभग 16 निकाल लो 20 आ जाएगी। इसी तरह एसटी, ओबीसी, एमबीसी का भी आप देख सकते हैं। अब जो भी है आप यहाँ पर एक एग्जांपल से समझना, जैसे ओबीसी के टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी थी भाई 2022 में 26 पोस्ट थी ओबीसी की, है ना। 21% निकालोगे 122 का तो लगभग 26 पोस्ट आ जाएगी। अब ये जो 26 पोस्ट थी, इन 26 पोस्ट में आप देख सकते हो इनमें देखो सामान्य महिला, विधवा, परित्यक्ता है। तो यहाँ पर यही चीज मैंने लिख रखी है कि जैसे सामान्य की 18 सीट है, सामान्य महिला के 5 सीट है, विडो की 2 सीट है, डाइवर्स की 1 सीट है, वो यहाँ पर भी आप देख सकते हो। ये ओबीसी में प्रत्येक कैटेगरी में इसी तरह से डिवाइड हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 26 सीट आई ओबीसी की, तो ये किसी भी कैटेगरी में जो ये सीटें आती है इनमें ये डिवाइडेशन किस प्रकार से होता है इसके बारे में बात करेंगे। ये महिलाओं की जो सीटें यहाँ पर डिवाइड हो रही है वो किस तरह से हो रही है इसको यहाँ पर समझते हैं। तो देखो जैसे ओबीसी के 21% के हिसाब से कितनी हो रही थी 26 सीटें, मैंने यहाँ पर बताया 122 की 21% 26 सीटें। अब ये जो 26 सीटें हैं उनमें एक्चुअली होता क्या है कि 30% रिजर्व होती है महिलाओं के लिए। राजस्थान में अलग अलग स्टेट में अलग हो सकती है, सेंट्रल में अलग हो सकती है, मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली राजस्थान की, जो यहाँ पर 30% आपको फिलहाल दिखाई देगा। अब जो आप 26 सीटों का अगर 30% निकालोगे तो लगभग 8 सीटें आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया 26 में से 8 सीटें तो भाई महिलाओं के लिए रिजर्व हो गई। बची हुई जो 18 सीटें वो सामान्य है। सामान्य मतलब इसमें कोई भी जा सकता है ओबीसी का, इसमें कोई भी जा सकता है ओबीसी कैंडिडेट, ठीक है ना। लेकिन कम से कम 30% मतलब 8 सीटें किसके लिए रिजर्व हो गई महिलाओं के लिए। अब जो 8 सीटें महिलाओं के लिए, इनमें से जो सामान्य महिलाएं उनकी 2/3 होती है ना, और बची हुई 1/3 जो सीटें होगी जैसे 8 सीटों की वो विडो प्लस डाइवर्स को जाती है। तो लगभग 8 का 2/3 लगभग 5 सीटें होती है और 8 का लगभग 1/3 लगभग 3 सीटें यहाँ पर बैठती है। तो जो 3 सीटें मिलेगी अब किसकी, विडो और डाइवर्स की होगी। अब विडो और डाइवर्स के जो सीटों का डिवाइडेशन होता है वो 4:1 में होता है, 4:1 में होता है। तो यहाँ पर देखो यहाँ तो टोटल 8 थी, 8 में से 5 तो इधर चली गई, तो बची कितनी 3 है। अब 3 सीटें तो जाहिर सी बात है विडो का 4 और डाइवर्स का 1 है, तो ये रेशियो बैठ ही नहीं रहा 3 सीटों पर। तो कुल मिलाकर यहाँ पर रेशियो ज्यादा है, तो यहाँ पर 3 में से 2 इसको दे दी और 1 इसको दे दी। लेकिन अगर ये संख्या ज्यादा होती, बड़ा नंबर होता, तो आपको क्लियर कट पता चलता कि ये रेशियो एग्जैक्टली 4:1 होता। जैसे मान के चलो कि यहाँ पर 5 सीटें आ जाती, कितनी 5 सीटें आ जाती विडो प्लस डाइवर्स की 1/3, तो उस कंडीशन में 4 सीटें विडो को ही मिलती और 1 डाइवर्स को मिलती। आई थिंक अब समझ में आ गया होगा। तो कुल मिलाकर ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि पर्टिकुलर कैटेगरी में ये सीटें कैसे आती है ना। उसके बाद पर्टिकुलर कैटेगरी में जो महिलाओं की सीटें होती है वो किस तरह से डिवाइड होती है। आई थिंक इसमें कोई डाउट आपके अब यहाँ पर नहीं होगा। अब एक बात समझने की कोशिश करना, क्योंकि अभी फिलहाल अपन वर्टिकल रिजर्वेशन की यहाँ पर बात करें तो इसका मतलब एक्चुअली क्या है। देखो ध्यान देना, मैंने बताया कि अगर किसी भी लोअर कैटेगरी के स्टूडेंट के यहाँ पर ज्यादा नंबर आ जाते हैं, मतलब लोअर मतलब जर्नल के अतिरिक्त अदर कैटेगरी के, तो ऐसे केस में ज्यादा नंबर आने पर उसको जर्नल से क्वालिफाई माना जाता है। जैसे एक एग्जांपल से समझो,
मैं एक एससी कैटेगरी के स्टूडेंट की बात कर लेता हूँ। राम एक स्टूडेंट है जो मान लो कि एससी कैटेगरी का स्टूडेंट है और उसके नंबर आ जाते 330। अब जर्नल के कट ऑफ कितने रही भाई? 326.12 है ना, जबकि इसके मार्क्स कितने आ गए? 330। मतलब ये जर्नल के कट ऑफ को क्रॉस कर गया। तो इस राम का जो सिलेक्शन माना जाएगा ना, वो जनरल कैटेगरी से माना जाएगा। अब इसको एससी कैटेगरी से कोई मतलब नहीं, इसको कंसिडर ही जर्नल में से किया जाएगा, है ना। ऐसे समझो इस एग्जाम्पल को, जैसे जनरल कैटेगरी की सीट, जैसे एससी कैटेगरी की सीटें कितनी? 20। एससी कैटेगरी की सीटें कितनी? 20। अब यहां पर समझने का प्रयास करना कि राम का सिलेक्शन तो एससी से हुआ ही नहीं, राम का सिलेक्शन तो जर्नल से हुआ है। तो इसका मतलब राम अब जर्नल कैटेगरी में चला गया, वो जर्नल की सीट खा जाएगा। अब एससी की वापस 20 के 20 सीटें बची रहेगी, जिस पर दूसरे स्टूडेंट आ जाएंगे। मतलब राम को जर्नल से कोई मतलब ही नहीं रहा। लेकिन सपोज करो एक दूसरा स्टूडेंट है श्याम एससी का ही स्टूडेंट है, लेकिन इसके 300 नंबर आते हैं। मान लो जर्नल की कट ऑफ को क्रॉस नहीं कर पाता, जर्नल के कट ऑफ को क्रॉस नहीं कर पाए, इसको 300 नंबर ही रख गया। तो ऐसे केस में इसका सिलेक्शन अब एससी से ही माना जाएगा। ऐसी कंडीशन में अब एससी की सीट को ही खाएगा, इसको जर्नल की सीट से कोई मतलब नहीं। अब देखो एससी की टोटल सीट अभी 20 बताई मैंने, तो कुल मिलाकर ये 20 में से एक सीट किसकी हो गई? श्याम की हो गई। अब केवल 19 बचेगी। लेकिन राम भी एससी का था, लेकिन सिलेक्शन जर्नल का हुआ, जर्नल से। इसका मतलब राम ने जर्नल की सीट खाई है, इसको एससी की सीटों से कोई लेना देना नहीं है। तो सीधी सीधी बात यहाँ पर यह है, अगर किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट के अगर ज्यादा मार्क्स आ जाता है, वो जर्नल की कट ऑफ को क्रॉस कर जाता है, तो उसका सिलेक्शन जर्नल से माना जाता है, वो जर्नल की सीट को कम कर देता है। लेकिन एक बात समझना, कोई मान लो इनमें से किसी भी कैटेगरी का स्टूडेंट है और वो किसी प्रकार की छूट प्राप्त कर लेता है, छूट ले लेता है। जैसे मान लो उसने एज रिलैक्सेशन ले लिया। सपोज करो कि मैक्सिमम एज लिमिट अब मान लो 40 साल है, लेकिन उसकी एज यहाँ पर 45 साल हो रही है, उसने एक तरह से एज रिलैक्सेशन ले रखा है। तो ऐसे केस में फिर उसके चाहे कितना भी नंबर आ जाए, चाहे वो जर्नल के कट ऑफ को क्वालिफाई क्यों नहीं कर जाए, चाहे उसके फर्स्ट रैंक ही क्यों ना आ जाए, उसका सिलेक्शन अब एससी कैटेगरी से ही माना जाएगा, अब जर्नल से नहीं माना जाएगा। तो एक बात समझना, अगर कोई इनमें से किसी भी कैटेगरी का स्टूडेंट है और उसने किसी भी प्रकार की छूट नहीं ली, एज रिलैक्सेशन वगैरह किसी भी प्रकार की, तो उसके फिर ज्यादा नंबर आ जाता है तो जर्नल की सीट खाएगा, और कम नंबर आ जाता है तो अपनी कैटेगरी की सीट खाएगा। लेकिन अगर उसने किसी भी प्रकार का रिलैक्सेशन ले लिया, तो फिर वो चाहे कितने भी नंबर ले आए, उसका सिलेक्शन उसी कैटेगरी से माना जाएगा जिससे उसने फॉर्म भरा है, उसको जर्नल की सीटों से कोई लेना देना नहीं है। आई थिंक बहुत अच्छे से बात अब आपकी क्लियर हो गई होगी। अब आगे चलते हैं भाई, ये वर्टिकल रिजर्वेशन आपकी क्लियर हो गया होगा, मेरे हिसाब से कोई डाउट इसमें नहीं होगा। अब अपन यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन किस तरह से काम करेगा। देखो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में क्या होता है, स्पेसिफिक कैटेगरी होती है ना, जैसे फिजिकल हैंडीकैप्स, एक्स सर्विसमैन, मिलिट्री सीट हो गई, स्पोर्ट्स का हो गया, अदर सीटें हो गई, है ना। तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की जब बात करते हैं, तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में क्या होता है कि सबसे पहले बता दो, ये चीजें अलग अलग वैकेंसी में अलग अलग हो सकती है। किसी वैकेंसी में हो सकता है, जैसे मान लो मैंने आर्मी का एग्जांपल लिया, आर्मी में जैसे आपको पीएच की सीट ही नहीं मिलेगी, पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी निकली, वहां पर आपको पीएच की सीट नहीं मिलेगी। मतलब ये एक ही स्टेट में अलग अलग जॉब के लिए वेरी कर सकती है। ये वैकेंसी के नेचर पे डिपेंड करता है कि यहाँ पर कितना रिजर्वेशन दिया जाता है। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, इनकी चीजें फिक्स नहीं होती, ठीक है। अब एक बात समझना, देखो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में एक्चुअली होता क्या है, जैसे मान लो किसी वैकेंसी में पीएच की 4% सीटें, आप तो मान लो कि 4 सीटें पीएच की, तो अब पीएच कैटेगरी से जितने भी स्टूडेंट फॉर्म भरे, उनके चाहे कितने भी नंबर आ जाए, कितने भी नंबर आ जाए, अगर उन्होंने पीएच कैटेगरी से फॉर्म भरा है और पीएच की 4 सीटें हैं, तो 4 ही स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा, 4 से ज्यादा स्टूडेंट का यहाँ पर सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट यहाँ पर नहीं होगा। अब एक बात और समझना, जैसे मान लो पीएच कैटेगरी के 4 स्टूडेंट का सिलेक्शन होना है, मतलब 4 स्टूडेंट लेने हैं जिन्होंने पीएच से फॉर्म भरा। अब मान के चलो ये जो 4 स्टूडेंट है ले देकर, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी कैटेगरी के तो होंगे, ये पीएच वाले भी किसी न किसी कैटेगरी के होंगे, जैसे ये ओबीसी का हो सकता है, एससी का हो सकता है, एसटी का हो सकता है, जनरल का हो सकता है, इसी तरह एक्स सर्विसमैन भी किसी भी कैटेगरी का हो सकता है। अब समझना, यहाँ पर मान लो कि 4 स्टूडेंट का सिलेक्शन लेना है पीएच में से। अब 4 में से एक स्टूडेंट ऐसा है जो पीएच कैटेगरी से तो फॉर्म भरा है, लेकिन वो जनरल का कैंडिडेट है,
तो वो जो स्टूडेंट है जो सेलेक्ट होगा उसका सिलेक्शन वो जनरल की सीट को कम कर देगा। समझना, फिर ध्यान से देखना। जैसे मान लो पीएच कैटेगरी के 4 स्टूडेंट का सिलेक्शन लेना है, 4 में से एक स्टूडेंट जनरल कैटेगरी का है, तो वो स्टूडेंट जनरल की सीट को खाएगा, चाहे उसके कितने भी नंबर आए। अगर उसने पीएच से एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, पीएच कैटेगरी के कट ऑफ को क्रॉस कर लिया, तो सीट जनरल की खाएगा, अगर वो जनरल कैटेगरी का है तो। अगर पीएच कैटेगरी में आने वाला कोई स्टूडेंट सपोज करो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो वो ओबीसी की सीट खाएगा, एससी से बिलोंग करता है तो एससी की सीट खाएगा। इसका सीधा सीधा मतलब है कि पीएच कैटेगरी से किसी भी स्टूडेंट का मान लो सिलेक्शन हुआ है, तो वह उसी कैटेगरी की सीट खाएगा जिस कैटेगरी का वो स्टूडेंट है, ये मान लो। क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया था कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, रिजर्वेशन इन रिजर्वेशन होता है, वर्टिकल जो रिजर्वेशन होता है उसी में हॉरिजॉन्टल आ जाता है। कुल मिलाकर अब आपके समझ में आ गया होगा। जैसे मान लो कोई स्टूडेंट एक सर्विसमैन है, अब एक सर्विसमैन का मान लो 5 स्टूडेंट लेने हैं, अब वो मान लो ओबीसी का स्टूडेंट है, लेकिन फॉर्म उसने एक सर्विसमैन से भरा है, तो कुल मिलाकर ओबीसी की सीट का जाएगा। वो मान लो अनरिजर्व्ड कैटेगरी से है, लेकिन फॉर्म भरा है एक्स सर्विसमैन से, तो अनरिजर्व्ड की सीट का जाएगा। मेरे हिसाब से हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी आपके समझ में आ गया होगा। यहाँ पर सिलेक्शन जिस कैटेगरी का स्टूडेंट है उसी कैटेगरी से होता है, चाहे इनके कितने भी नंबर आ जाए, ये जंप करके जनरल में नहीं जा सकते। जिस कैटेगरी से फॉर्म भरा है उसी में रहेगा, जनरल से भरा है तो जनरल में रहेगा, ओबीसी से भरा है तो ओबीसी में रहेगा। अब मेरे हिसाब से कोई डाउट यहाँ पर आपके नहीं होगा। क्लियर है? अब दोस्तों एक बात बता दें, अगर आप स्पेशली केमिस्ट्री के स्टूडेंट है तो एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन पर आपको केमिस्ट्री के फ्री ऑनलाइन कोर्स मिल जाएगा। आपको सीएसआर नेट और गेट का फ्री ऑनलाइन कोर्स मिल जाएगा जिसमें 1000 प्लस वीडियो लेक्चर है ना। इसी तरह फर्स्ट ग्रेड का फ्री ऑनलाइन कोर्स मिल जाएगा जिसमें 600 प्लस वीडियो लेक्चर है, 650 प्लस वीडियो लेक्चर है। और इस फर्स्ट ग्रेड के फ्री ऑनलाइन कोर्स के थ्रू आप आरपीसी, यूपी, एमपी, केवीएस, एनवीएस, डीट्रिपल है ना, ईएमआरए, झारखंड, छत्तीसगढ़, जो अदर अलग अलग स्टेट के फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम है उन सभी के प्रिपरेशन आप कर सकते हो। ध्यान देना, स्पेशली केमिस्ट्री के फ्री ऑनलाइन कोर्स है। अगर आपने एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो अभी एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब ये तो हो गया फ्री ऑनलाइन कोर्स, काफी पावरफुल फ्री ऑनलाइन कोर्स है। आप पेड कोर्स ज्वाइन करो या नहीं करो, फ्री ऑनलाइन कोर्स आपको जरूर ज्वाइन कर लेना है, उसके थ्रू अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना है। हाँ, अगर आप पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, मान लो आपने फ्री कर लिया लेकिन बाद में आपको लगता है नहीं भाई पेड ज्वाइन कर लेते हैं, तो पेड ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करने से पहले आप उसका फ्री डेमो ले सकते हैं, है ना। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर है, व्हाट्सएप भी इस पे कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हैं, है ना। फ्री डेमो आप ज्वाइन करके देख सकते हो कि पेड कोर्स में कैसा कंटेंट है। और पेड कोर्स की बात करें तो एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन पे सीएसआर नेट, जून दिसंबर, गेट और फर्स्ट ग्रेड में देख सकते हो आरपीसी, डीट्रिपल, केवीएस, यूपी, एमपी, एनवीएस, झारखंड, ईएमआरए, छत्तीसगढ़, इन सभी के ऑनलाइन कोर्स है। कॉम्बो कोर्स भी, कॉम्बो कोर्स में क्या होता है, वीडियो लेक्चर, क्वेश्चन बैंक, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, सब कुछ मिलता है किसमें, कॉम्बो में, ठीक है। लेकिन आप इनको इंडिविजुअल अलग अलग भी ज्वाइन कर सकते हो आप अपनी सुविधा के अनुसार, लेकिन कॉम्बो ज्वाइन करोगे तो सब कुछ मिलेगा। देखो आपको फिर बता रहा हूं, पेड कोर्स आप ज्वाइन करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं, फ्री कोर्स ज्वाइन करके अपने प्रिपरेशन को कर सकते हो। लेकिन ध्यान देना, पेड कोर्स की प्राइस भी एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन पे बहुत ही कम हमने रखी है। तो अगर आप छोटी सी अमाउंट पे कर सकते हो, थोड़ा सा अगर आप यहाँ पर पैसा खर्च कर सकते हो, तो ऐसे केस में आप फ्री की जगह पेड पर भी जा सकते हो। पेड कोर्स ज्वाइन करोगे तो इसके अंदर आपको क्वेश्चन बैंक, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर्स वगैरह सब कुछ मिल जाता है। फिर आपको आपके सिलेक्शन के लिए जो कुछ चाहिए वो पेड कोर्स में मिलेगा, आपको अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड करें। एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। और फिर बता रहा हूं, इस वीडियो को जितना हो सके आपको शेयर जरूर करना है, ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स को भी इसका बेनिफिट हो सके, ताकि उनको भी इसका फायदा हो सकता है। थैंक यू।